नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक चिकित्सा पर डब्ल्यूएचओ वैश्विक शिखर सम्मेलन में संबोधन अब से थोड़ी देर में। माय आयुष पोर्टल और आयुष मार्क भी लॉन्च करेंगे पीएम। संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राज्यसभा में 121%, लोकसभा में 111% रही उत्पादकता। जीरामजी समेत कई महत्वपूर्ण बिल पारित। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे संसद से पास हुए बिल। पहली बार चुनाव आयोग और चुनावी सुधारों पर अलग से चर्चा। हैदराबाद दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। बंगाल की एसआईआर सूची से अवैध मतदाताओं को हटाने के लिए चुनाव आयोग का बड़ा कदम। चुनाव सदन ने राज्य की 294 विधानसभा सीटों के लिए नियुक्त किए माइक्रो ऑब्जर्वर। और युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में भड़की हिंसा। शेख हसीना के घर समेत भारत के सहायक उच्चायुक्त के निवास पर हमला। सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे डब्ल्यूएचओ ग्लोबल समिट के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे और आयुष क्षेत्र के लिए एक मास्टर डिजिटल पोर्टल माय आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल सहित कई महत्वपूर्ण आयुष पहलों की शुरुआत करेंगे। वे आयुष मार्क का भी अनावरण करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी योग में प्रशिक्षण पर डब्ल्यूएचओ की तकनीकी रिपोर्ट और फ्रॉम रूट्स टू ग्लोबल रीच आयुष में परिवर्तन के 11 साल नामक पुस्तक भी जारी करेंगे। वह अश्वगंधा पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे, जो भारत की पारंपरिक औषधीय विरासत की वैश्विक गूंज का प्रतीक है। वे 2021 से 2025 के लिए योग के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित करेंगे, जो योग और इसके वैश्विक प्रचार के प्रति उनके निरंतर समर्पण को मान्यता देता है। प्रधानमंत्री पारंपरिक चिकित्सा डिस्कवरी स्पेस का भी दौरा करेंगे, जो भारत और दुनिया भर से पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान प्रणालियों की विविधता, गहराई और समकालीन प्रासंगिकता को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज समापन हो गया है। दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 15 बैठकें हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस सत्र में लोकसभा की उत्पादकता लगभग 111% रही। इस सत्र में हमने 15 बैठकें की। आप सभी के सहयोग से इस सत्र में सभा की उत्पादकता 111% रही। सभी माननीय सदस्यों ने देर रात्रि तक बैठकर सदन चलाने में सहयोग किया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। वहीं शीतकालीन सत्र के समापन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन स्थित अपने कक्ष में राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों के साथ मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव समेत तमाम नेता मौजूद रहे। राज्यसभा में इस सत्र में कार्य उत्पादकता 121% रही। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि इस सत्र में महत्वपूर्ण विधायी कामकाज हुआ। सदन में वंदे मातरम और चुनाव सुधार जैसे अहम विषयों पर भी चर्चा हुई। उच्च सदन के सभापति के तौर पर यह सत्र राधाकृष्णन का पहला सत्र था और सदन की कार्रवाई के संचालन में सहयोग के लिए उन्होंने उपसभापति हरिवंश सदन के सदस्यों और कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। वंदे मातरम की धुन बजने के बाद उन्होंने कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर को हुई थी। My appreciation to the Honorable Deputy Chairman and the members on the panel of Vice Chairpersons for assisting me in conducting the proceedings of the House.
I acknowledge the untiring efforts of the Secretary General and his team of dedicated officers and staff to ensure that the session runs smoothly. I also thank print and electronic media for covering the proceedings of the House and keep the public informed. Approach the festive season and the turn of the year, I extend my heartiest greetings and best wishes to all the honorable members and their families for Christmas and the New Year 2026. संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में पारित हुए विधेयक करोड़ों लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने और भारत को एक विकसित देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शीतकालीन सत्र संपन्न होने के बाद जानकारी देते हुए किरण रिजिजू ने संसद के शीतकालीन सत्र को कामकाज के लिए बहुत उपयुक्त बताया। उन्होंने कहा कि ये पहली बार था जब चुनाव सुधारों पर अलग से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे, लेकिन संसद में चुनाव सुधारों पर बहस के बाद सब कुछ स्पष्ट हो गया। ये 2025 का विंटर सेशन देश के लिए बहुत प्रोडक्टिव सेशन रहा है। नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म्स एक्सप्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और उसको आगे ले जाने में ये शीतकालीन सत्र बहुत बड़ा काम किया है। कोई लोग शायद अंदाजा नहीं होगा, जो बिल्स पास किए गए हैं इस सत्र में, ये करोड़ों लोगों का जिंदगी सुधारने के लिए और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बहुत बड़ा काम आने वाला है। इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सदन में विपक्ष के 8 सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। इसमें कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी के सांसद शामिल हैं। सदन में खराब आचरण को लेकर दिए गए नोटिस में निशिकांत दुबे ने मांग की है कि इन सांसदों को अगले सत्र यानी बजट सत्र तक सदन की कार्रवाई में शामिल होने से रोका जाए। और कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी के सांसदों ने जो कुछ भी किया, इससे शर्मनाक घटना लोकतंत्र में हो नहीं सकता। और एक कानून में जो संशोधन है, जो हमारा काम है, उसका एक तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है हिंसात्मक हो जाना। तो बापू ने हिंसा सिखाई होगी। कांग्रेसियों के डिक्शनरी में या टीएमसी के डिक्शनरी में, डीएमके के डिक्शनरी में यह है कि बापू हिंसात्मक चीज़ों के लिए भड़काते थे। 8 सांसदों के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस दिया है और हम स्पीकर साहब से ये डिमांड करेंगे, अगला आने वाला जो बजट सेशन है, उस बजट सेशन तक इन लोगों को संसद की कार्रवाई से बाहर रखिए। संसद से बीवी जीरामजी विधेयक पारित होने के विरोध में विपक्ष के प्रदर्शन पर भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने मनरेगा में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है और इससे जुड़े यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं किए हैं। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने भाजपा सांसद संजय जायसवाल से बातचीत की। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल हमारे साथ हैं। सर, टीएमसी धरना प्रदर्शन कर रही है जी रामजी बिल के खिलाफ। देखिए, इन लोगों ने मनरेगा में हजारों करोड़ का घोटाला किया है और जब हम लोगों ने मांगा कि आप इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दीजिए, तो आज भी सैकड़ों करोड़ रुपए के मनरेगा योजनाओं के ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पाए। जी रामजी बिल आने के बाद अब पूरे तरह से यह कानून पारदर्शी हो जाएगा। 100 दिन के बदले 125 दिन का रोजगार मिलेगा। जो भी गांव में कार्यक्रम होंगे उनकी बाकायदा तस्वीरें खींच के बाद में फिर खींचना पड़ेगा और वह परमानेंट काम करना पड़ेगा। केवल मिट्टी सड़क पर उठा के रखे फिर मिट्टी नीचे रखे, इससे अब काम नहीं चलेगा। यह कोई भी योजना जिसमें पारदर्शिता बढ़ती है, उससे कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो घोटाले के पोषक हैं। इससे पहले बकाये को लेकर कई दिन प्रदर्शन किया था टीएमसी ने, मनरेगा बकाये को लेकर। अब इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन है, धरने पे बैठे। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे हैं? केंद्र सरकार ने क्या बोला है? यही कहा है कि आपने जो पैसे का उपयोग किया है उसका जियो टैगिंग का नियम है, उसको आपको सबूत के साथ जमा करना है, पैसे ले जाइए। पर इनके पास चूंकि सारे पैसे तृणमूल कांग्रेस ने घोटाले कर लिए हैं, हजारों करोड़ का इसमें घोटाला किया है और इसीलिए मनरेगा योजना के बदले यह नई ज्यादा पारदर्शी योजना ही है और यही बात इन्हें इतना ज्यादा कर रही है। बहुत धन्यवाद। टीएमसी दरअसल घोटाला करना चाहती है, इसीलिए इस तरह
जब ये नया बिल आया जो ज़्यादा पारदर्शी है, बेहतर है, उसका विरोध कर रही है। और जो पुराना काम मनरेगा के तहत हुआ उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी जमा नहीं किया गया है पश्चिम बंगाल की तरफ से। संजय जायसवाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, टीएमसी और कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे। कैमरामैन विकी राजपूत के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावर वीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जहाजों और बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए एक डेडिकेटेड ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी के गठन से संबंधित समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री ने देश भर में बंदरगाहों के लिए एक मजबूत सुरक्षा ढांचा स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। सुरक्षा उपायों को व्यापार क्षमता, लोकेशन तथा अन्य मापदंडों को ध्यान में रखते हुए क्रमबद्ध और जोखिम के आधार पर लागू किया जाए। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत किया जाएगा। BOPS का गठन ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की तर्ज पर हो रहा है। यह सुरक्षा संबंधी सूचनाओं का समयबद्ध विश्लेषण, संग्रहण और आदान प्रदान सुनिश्चित करेगा, जिसमें साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान होगा। वहीं CISF को बंदरगाह के लिए रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन नामित किया गया है। नीदरलैंड के विदेश मंत्री डेविड वैन वील भारत दौरे पर हैं। आज उन्होंने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक की। इस दौरान एस जयशंकर ने उनका स्वागत किया। वहीं नीदरलैंड के विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया के बदलती भू राजनीति के दौर में हम भारत के साथ सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों के प्रतिनिधि भारत नीदरलैंड्स के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा कर रहे हैं। Welcome you to Delhi because you've been in India a few days, and I'm really delighted that on this visit you've had an opportunity not just to meet some of my colleagues but also to see some parts of India and some areas of common interest. Well, thank you so much for your warm welcome to your beautiful country. And indeed, I started my visit out in Mumbai. Coming myself from the port of Rotterdam, it always feels very comfortable to visit a large port city where there are already such long-standing ties with the Netherlands. But indeed, as you say, there's so much more we can do. I believe in these turbulent times where geopolitics are changing, countries like us who adhere to democracy, who adhere to the international rule-based order, who adhere to free trade, need to stick together and intensify their cooperation in order to stand the test of time. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज हैदराबाद के तेलंगाना में लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में देश भर के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि लोक सेवा आयोगों को उम्मीदवारों के चयन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। Indian emergence as an important economic and political power has been made possible by the major contribution of the civil servants selected and groomed by the public service commissions in the country. You have been contributing to India's story of growth and development through the commissions you lead. सम्मेलन में सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं के साथ साथ सुधारों पर गहन चर्चा की गई। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुशल प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने और इसे निर्धारित समय सीमा में पूरा करने जैसे विषयों पर भी बात की।
India is the world's fastest growing major economy and also a nation marked by enormous diversity, needs most effective governance system at all levels. The country is aiming to be the third largest economy in the world in the near future. We are also moving towards achieving the goal of Viksit Bharat by 2047. I am sure that the Public Service Commissions will continue to fulfill their responsibilities and contribute towards building a future-ready team of civil servants selected and guided by them. भारत में पिछले 30 दिनों में सबसे ज्यादा लाइक किए गए शीर्ष 10 पोस्ट में से 8 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। टॉप 10 में कोई और नेता शामिल नहीं है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के एक नए फीचर के अनुसार किसी देश में पिछले महीने के सबसे ज्यादा लाइक किए गए पोस्ट दिखाता है। ऐसे में भारत में सबसे ज्यादा पोस्ट पसंद किए गए प्रधानमंत्री मोदी के हैं, पोस्ट जो सबसे ज्यादा पसंद किए गए हैं। और अब एक बड़ी खबर, ईडी ने डंकी रूट मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 13 ठिकानों पर छापेमारी की है। शुरुआती जांच में ईडी को इस अवैध नेटवर्क से जुड़े अहम सबूत और बड़े पैमाने पर संपत्ति बरामद हुई है। दिल्ली में एक ट्रैवल एजेंट के ठिकानों से करीब 4 करोड़ 62 लाख रुपए नगद, 313 किलो चांदी और 6 किलो सोने की ईंटें जब्त की गई हैं। जब्त की गई संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब 19 करोड़ 13 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही हरियाणा में डंकी रूट के एक प्रमुख संचालक के परिसरों से इस अवैध कारोबार से जुड़े दस्तावेज और रिकॉर्ड बरामद किए गए हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी अमेरिका भेजने के नाम पर मेक्सिको के डंकी रूट के जरिए लोगों को भेजता था और भुगतान की गारंटी के तौर पर उम्मीदवारों के संपत्ति दस्तावेज अपने पास रखता था। ईडी की तलाशी के दौरान अन्य संदिग्धों के ठिकानों से भी आपत्तिजनक दस्तावेज और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। एजेंसी का कहना है कि मामले की जांच जारी है और डंकी रूट नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से अवैध और फर्जी मतदाताओं को हटाने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजते हुए माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, जो बीएलओ द्वारा अपलोड किए गए एन्यूमरेशन फॉर्म की जांच, जन्म मृत्यु पंजीकरण से आंकड़ों का मिलान, सुनवाई नोटिस वाले मतदाताओं की सत्यापन प्रक्रिया, दावे आपत्तियों के दस्तावेजों की जांच और पूरी सुनवाई प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। मसौदा मतदाता सूची में शामिल 7 करोड़ 8 लाख नामों में से लगभग 31 लाख अनमैप्ड मतदाताओं को सुनवाई नोटिस भेजे जाएंगे, जबकि 1 करोड़ 36 लाख संदिग्ध मतदाताओं की पहचान एआई तकनीक से की जा रही है, जिनके दस्तावेजों की कड़ी जांच होगी। साथ ही एफआरआरओ के प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बांग्लादेशी नागरिकों के नाम सूची से हटाने की कार्रवाई भी चल रही है। आयोग ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी सख्ती दिखाई है, जहां कई बीएलओ और एईआरओ को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। चुनाव आयोग का ये कदम मतदाता सूची को शुद्ध कर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित कराने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मसौदा सूची प्रकाशित होने के बाद भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डर रही हैं। उन्होंने कहा कि सूची प्रकाशित होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन शाम होते होते उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के बूथ लेवल एजेंट्स यानी बीएलए के साथ बैठक की। शुभेंदु अधिकारी के अनुसार मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर के अनुपस्थित, शिफ्टेड, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं के आंकड़े भी इस बैठक की जल्दबाजी की महत्ता का संकेत दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विपक्ष का कहना है कि एसआईआर को लेकर तृणमूल कांग्रेस के विरोध के कारण ही आयोग ने पूरी तैयारी के साथ एएसडीडी सूची जारी की है। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें।
कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लामोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ग्रैब 4 की पाबंदियों के बाद यूपी पुलिस भी काफी एक्टिव नजर आ रही है। इसी कड़ी में दिल्ली चिल्ला बॉर्डर पर नोएडा से दिल्ली में प्रवेश करने वाली गाड़ियों की सख्ती से जांच की जा रही है। मानकों को पूरा ना करने वाली गाड़ियों की एंट्री करके उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर से दूरदर्शन संवाददाता मोहित शुक्ला की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में ग्रैब 4 लागू होने के बाद नोएडा पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर जो भी गाड़ियां नोएडा से दिल्ली के अंदर एंट्री कर रही हैं, अगर वो गाड़ियां मानकों को पूरा नहीं कर रही हैं तो ऐसी गाड़ियों को वापस किया जा रहा है। और आप देखिए, इसी कड़ी में नोएडा पुलिस ने ये पूरा रजिस्टर मेंटेन किया है, जिसमें अब तक कौन कौन सी गाड़ियां हैं, उनके गाड़ी मालिकान के नाम, उनके नंबर, और दूसरी तरफ उनकी ग्रेडिंग, वो BS3 है, 4 है, किस ग्रेड की वो गाड़ियां हैं, ऐसी सभी गाड़ियों को यहां से वापस किया जा रहा है। यानी कि पूरा रजिस्टर मेंटेन हो रहा है। और साथ ही आप देखिए, जैसे ये गाड़ी है, इसका नंबर है HR 26CS9113। ये गाड़ी मानकों को पूरा नहीं कर रही है, इन गाड़ियों को वापस किया जा रहा है। और जो गाड़ी मालिकान है, उनको सख्त हिदायत दी जा रही है कि आप जहां से आए हैं आपको वहां वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि राजधानी दिल्ली के अंदर प्रवेश करने के लिए आपके पास पर्याप्त मानक नहीं है, पर्याप्त कागज नहीं है। और जो ऐसी गाड़ियां जिनके पास मानकों को पूरा करने के लिए जो निर्देश हैं, वो निर्देशों को अगर वो पूरा नहीं करती हैं तो ऐसी गाड़ियों को वापस किया जा रहा है। और आप समझिए कि इसी कड़ी में सुबह यहाँ पर तस्वीर जो थी वो काफी यहाँ पर जाम जैसी स्थिति थी, लेकिन अभी सुचारू तौर पर ट्रैफिक भी चल रहा है। दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, हर तरफ गाड़ियों को ऐसे ही वापस लौटाया जा रहा है। और साथ ही अगर कोई गाड़ी मालिक नियमों को नहीं मानता है तो उनके खिलाफ यहाँ पर जुर्माने का भी प्रावधान है। ऐसी तमाम गाड़ियों को यहाँ से आप देख सकते हैं वापस किया जा रहा है। और आप देखिए, यहाँ पर नोएडा पुलिस आपको नजर आ रही है। दूसरी तरफ मैंने आपको पहले दिल्ली पुलिस की भी तस्वीरें दिखाई, और आप देखिए ऐसी तमाम गाड़ियों को यहाँ से वापस करके ये संकेत और ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप मानकों को पूरा नहीं करेंगे तो आपकी दिल्ली में एंट्री नहीं है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर से मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कोडीन कफ सिरप मामले की जांच के तहत व्यापक गिरफ्तारियां हुई हैं। अभी तक जितने लोग पकड़े गए हैं उनके तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। सीएम योगी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि इनकी फोटो भी उन माफियाओं के साथ है, जांच होने पर सच सामने आएगा। और अब बात भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान में पढ़ाई भले ही अंग्रेजी और हिंदी में होती हो, लेकिन जैसे ही छात्र कैमरा उठाते हैं, भारत की अनेकों भाषाएं पर्दे पर जीवंत हो उठती हैं। FTII अब एक ऐसे मंच के रूप में उभर रहा है जहां क्षेत्रीय और आदिवासी आवाजें नई सिनेमाई कहानियों को आकार दे रही हैं। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के कोर्स अंग्रेजी और हिंदी में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आज के छात्रों की डिप्लोमा फिल्में इससे कहीं ज्यादा समृद्ध भाषाई तस्वीर पेश करती हैं। असमिया, बंगाली और मराठी से लेकर मिजो और पंजाबी तक, संथाली हो या मुंडारी, आदिवासी भाषाओं में छात्र अपनी जमीनी हकीकत से जुड़ी कहानियों को बेबाकी से कह रहे हैं। ऐसी आवाजें जिन्हें मुख्य धारा की सिनेमा में शायद ही जगह मिलती है, यहाँ बिना व्यावसायिक दबाव के उभर रही हैं। FTI में हमारा स्टूडेंट्स को अपने आप को क्रिएटिव फ्रीडम पूरा दिया जाता है। वो जैसे जिस भाषा में अपने आप को प्रकाश करना चाहता है वो कर सकता है। वी बिलीव इन दिस फ्रीडम।
तो हमारे देश में जो छोटा छोटा जनजातियों का भाषा है, ये बहुत अच्छी बात है अगर कोई उसको एक्सप्लोर करके करे एंड उस भाषा में अपने आप को प्रकाश करे। वी ऑलवेज सपोर्ट दैट। अभी का इंडिया में हम बहुत सारे जगह से स्टूडेंट अभी आ पा रहे हैं जो शायद कुछ साल पहले नहीं आ पाते थे। तो वो अगर अपना भाषा में अपना कहानी को एक तरह से पेश करना चाहता है और कर सकते हैं, तो हम जरूर उसको मदद देते हैं वो काम करने की। कई फिल्मकारों के लिए भाषा कोई विकल्प नहीं बल्कि उनकी सच्चाई है। मान सिंह बास्के द्वारा निर्देशित वेयर डू द टीज गो एक संताली भाषा की फिल्म है जो एक बच्चे की नजर से नुकसान और अपनापन तलाशने की कहानी कहती है। वहीं सौरव मुंडा की अ रिवर कलर रेड मुंडारी भाषा की फिल्म है जो खनन और संघर्ष की छाया में बसे एक आदिवासी गांव की दुनिया को दर्शाती है। इसके साथ ही और कई दूसरी फिल्में भी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखा रही हैं। मेरा जो डिप्लोमा फिल्म है वेयर डू द ट्रीज गो, मैंने अपनी मातृभाषा संताली में बनाया है। ये भाषा झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम आदि राज्यों में बोली जाती है। इस फिल्म को बनाने में एफटीआई का बहुत अहम रोल रहा है क्योंकि एफटीआई हमें खुला छूट देता है कि आप किसी भी भाषा में फिल्म को बना सकते हैं और साथ ही हमें बजट और सारी रिसोर्सेज जो है मुहैया कराता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हम अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। मेरी डिप्लोमा फिल्म मुंडारी भाषा में है जिसका नाम है मियद आराह गाड़ा और इसका अंग्रेजी अनुवाद है अ रिवर कलर रेड। यह फिल्म हमारे अकादमिक पाठ्यक्रम का हिस्सा है। हमारी फिल्म को एफटीआई द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और संस्थान हमें आवश्यक तकनीकी संसाधन जैसे कैमरा, साउंड रिकॉर्डर, एडिटिंग शूट, साउंड डिजाइन स्टूडियो और कलर लैब एवं टेक्निकल क्रू उपलब्ध कराता है। जैसे जैसे भारतीय सिनेमा हाशिए की कहानियों के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है, एफटीआईआई के छात्र फिल्में एक बदलाव का संकेत दे रही हैं, जहां भाषा कहानी कहने में बाधा नहीं बल्कि उसे सशक्त बनाने का सेतु बन रही है। श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब खेल जगत की खबरों की तरफ करते हैं रुख। दिल्ली की करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में राजस्थान की महिला निशानेबाज पुष्पा मेघवाल ने 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। पुष्पा मेघवाल ने 50 मीटर पिस्टल सुपर मास्टर वुमेन कैटेगरी, 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल सुपर मास्टर और 10 मीटर पिस्टल सुपर मास्टर कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा पुष्पा मेघवाल ने 50 मीटर पिस्टल सीनियर मास्टर वुमेन कैटेगरी और 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल कैटेगरी में रजत पदक अपने नाम किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।